यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। तो मैंने भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक के पीछे, बट आप अपन अभी जो है वो आईसीआई के स्टडी मैट है उससे क्वेश्चन करते हैं कि आईसीआई के स्टडी मैट में क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स एंड ऑल। सो अगर कुछ नए क्वेश्चंस दे रखे हो आईसीआई स्टडी मैट में तो वो अपन देख लेते हैं। तो सीधा इलस्ट्रेशन या एग्जांपल्स जो दे रखे होंगे उसको जाके हम भिड़ने वाले हैं। तो आप आईसीआई स्टडी मटेरियल में आ जाओ और स्टडी मटेरियल में सबसे पहला इलस्ट्रेशन या जो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। आ जाओ सब लोग यहां पे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ, पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आईसीआई स्टडी मैट आपके पास रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आपने कैसे किया, बस वहीं पे है, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ स्टडी का नॉलेज पोर्टल है और उसी से आपको डाउनलोड करना है, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो स्टडी मैट को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आ जाओ सब लोग। ये सब क्वेश्चन मैंने भी मेरी बुक में ले रखे हैं, बट आप यहां से देख सकते हो। चलो, अगर आपके पास आईसीआई स्टडी मैट नहीं है तो अपनी बुक में देखोगे तो बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, एग्जामिन द टीडीएस implication अंडर सेक्शन 194A इन केसेस मेंशन हियर अंडर। ये केसेस में आपको बताना है टीडीएस कटेगा या नहीं। तो ऑन 1 October 2020 मिस्टर हरीश मेड अ 6 month फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹10 lakh at the rate 9% per annum with the ABC कोऑपरेटिव बैंक। द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 31st 2021। तो पहली चीज आपको ये बतानी है, इसने एफडी कराई है कहां पे, कोऑपरेटिव बैंक के साथ में। तो इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा अगर 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो यहां पे 194A से रिलेटेड बात हो रही है। 194A दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। तो देखो पहले इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं बोलूं आपका 10 लाख रुपए का एफडी है, 9% का इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय आपका 6 महीना 6/12, तो मैं बताऊं 45,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो 45,000 का इंटरेस्ट में 40,000 से ज्यादा है, आंसर इज यस। टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस। कितना परसेंट की रेट से, 10%, बट कोविड की वजह से 7.5%। तो इस पे 7.5% की रेट से आपका टीडीएस है वो कट जाएगा। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, इट्स कम्स टू द 3375 है, उतने का टीडीएस आपको कटेगा। तो पहले का जब अगर आप आंसर देखोगे तो दे रखा है एबीसी कोऑपरेटिव बैंक हैज टू डिडक्ट द टैक्स एट द रेट 7.5% ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 45,000 अंडर सेक्शन 194A। द टैक्स डिडक्टिबल एट द सोर्स अंडर सेक्शन 194A फ्रॉम द सच इंटरेस्ट इज 3375 है, वो आपका आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में, दूसरा पॉइंट। On 1st June 2020, Mr. Ganesh made the 3 9-month fixed deposit of ₹3 lakh each, carrying interest 9% with the Dwarka branch, Janakpuri branch and Rohini branch of XYZ bank which is adopted the CBS software. The fixed deposit mature on 28/5/2021. तो इस भाई ने क्या किया, 9 मंथ की एफडी कराई और 3 जगह करवाई, और कितने की, 3-3 लाख की। तो एक बात बताओ, लेकिन एक ही बैंक है, उसकी अलग अलग ब्रांच में करवाई, तो अपन टोटल करेंगे इंटरेस्ट को यहाँ पे। तो मैं बताऊं आपका 3 लाख का 9% कितने, 9 मंथ के लिए। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, इट्स कम्स टू द 20,250। मल्टीप्लाई करोगे 3 बैंक में तो 60,750। तो 60,750 जो है इस पे टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस, 7.5% की रेट से। तो 4556 है, उतना आपका टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा। दैट इज, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट इट विल कम टू द 4556 जो है, ये तुम्हारे टीडीएस का अमाउंट है, वो आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट। On 1st 10/2020, Mr. Rajesh started a 6-month recurring deposit of ₹2 lakh per month at the rate at 8% per annum with the PQR bank. The recurring deposit mature on the 31st March 2021. तो एक बात बताओ, पहली चीज तो ये recurring deposit है। तो रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हर महीने आप इतना इतना पैसा डालोगे। तो सबसे पहली चीज 1 अक्टूबर को चालू किया, तो एक बात बताओ, 1 अक्टूबर को पहली बार 2 लाख डाला होगा, दैट इज 1 अक्टूबर, राइट। स्टार्टेड अ 6 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 लाख पर मंथ, या तो 2 लाख अक्टूबर में डाला होगा 8% की रेट से, मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये इंटरेस्ट निकालो। उसके बाद 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये इंटरेस्ट निकालो। फिर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये इंटरेस्ट निकालो। फिर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12, 2/12 एंड 1/12 करके, ठीक है। ये 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो। तो आपका 31 मार्च को मैच्योर हो रही है, तो इंटरेस्ट निकालो कितना आता है। तो पहला अगर आपने 2 लाख का निकाला, 2 लाख का 8%,
मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 इट्स कम्स टू द 8,000 इंटरेस्ट आया पहला वाला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12 इट्स कम्स टू द 6667 आया। तीसरा आपका 4 महीने का, तो 4 महीने का 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, ये आपका 5333 आया। उसके बाद 3 महीने का, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12 इट्स कम्स टू द 4,000। उसके बाद आपका 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 12 इट्स कम्स टू द 26667, हाँ जो भी है, और 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 12 इट्स कम्स टू द 1333। 4 बार कहाँ 3 सर, 3 बार ही आएगा। चलो अब इस टोटल इंटरेस्ट की अगर आप टोटल करोगे तो 8,000 प्लस 6667 प्लस 8,000 प्लस 6667 प्लस 5333 प्लस 4,000 प्लस 2666 प्लस 1333 इट्स कम्स टू द 27,999। एक बात बताओ, 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है क्या? नो, तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखो, नो टैक्स इज डिडक्टिबल under section 194A PQR bank on the interest of 28,000 falling due to the recurring deposit on 31st March 2021 to Mr. Rajesh since the interest does not exceed the threshold limit of the 40,000। ढंग से बड़ा आपको डन। सो दिस इज द 194A का जो पहला एग्जांपल था वो। उसके बाद चलते हैं और इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही था ना, कोई मिस तो नहीं किया ना? चलो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसके बाद में चलते चलते इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है। देखो क्या दे रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स। एक्स करके कॉन्ट्रैक्टर है और ये कौन है? कंपनी है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो पहला जो है वो 20,000 का पेमेंट किया 1 मई को, 25,000 का पेमेंट किया 1 अगस्त को एंड 28,000 का पेमेंट किया 1 दिसंबर को। ऑन 1 मार्च 2021 अ पेमेंट ऑफ 30,000 इज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। लेकिन 1 मार्च को ये 30,000 ड्यू है, अभी तक पेमेंट नहीं किया। बट एक बात बताओ, ड्यू का मतलब क्रेडिट है करके पेमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं। तो टीडीएस किस पे काटते हैं? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्रेडिट हो गया तो टीडीएस तो काटना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट क्या 30,000 से ज्यादा है? आंसर इज नहीं 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 नहीं। एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? तो आप देखो बेटा, यहां 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 इट्स कम्स टू द 1,03,000। यस, 1 लाख से ज्यादा है। डिस्कस वेदर एबीसी लिमिटेड इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C फ्रॉम द पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स। आंसर इज यस, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आप टीडीएस कितने पे काटोगे? तो मैं आपको बताऊं, यहां पे आपका 1,03,000 हुआ, तो 1,03,000 जो है उस पे 1% का रेट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर इज अ इंडिविजुअल, बट यहां पे कोविड की वजह से 0.75% हो जाएगा। तो 0.75%, तो 1,03,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इट्स कम्स टू द 773। हाँ भैया, राउंड अप करोगे तो 773 आ जाएगा। तो लास्ट पेमेंट जो रहेगा उसमें से आप ये टीडीएस है वो काट दोगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। देखो पहले तो टीडीएस काटना ही नहीं था, बट जैसे ही एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हुआ आपको टीडीएस काटना पड़ेगा पूरे पे, ठीक है। तो आप इसका जब पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में समझाया भी था। चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ और देखो क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है? सर्टेन कंसेशन आर ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन कंटेक्स्ट ऑफ कैश पेमेंट ऑफ सेक्शन 48(3) एंड द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C। आपको बताना है, आपको एलिब्रेट करना है कि ऐसा कुछ है क्या। आंसर इज, देखो मैं बताऊं, 48(3) में भी ट्रांसपोर्टर को एक बेनिफिट है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो कैश में 35,000 का पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। ये पीजीबीपी की सेक्शन 48(3) कि ट्रांसपोर्टर को जब आप पेमेंट करते हो, ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 का पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। उसमें लिमिट 35,000 हो जाती है एज कंपेयर टू 10,000। और यहां पे क्या बेनिफिट है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर है और उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है और उसने अगर अपना पेन नंबर दे दिया और डिक्लेरेशन दिया कि उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो उसका टीडीएस नहीं काटना, ऐसा मैंने बताया हुआ है। तो यही वाला एक्सप्लेन यहां पे कर रखा है करके, ठीक है। तो देखो यहां पे पहला तो वही कि आपका 10,000 की लिमिट होती है 48(3) में, उसकी जगह ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करोगे तो 35,000 की लिमिट होगी। और बेटा उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है
वो 10 या 10 से कम है, वो अप्लाइंग, हायरिंग ऑफ, लीजिंग ऑफ, और वो अपना पेन नंबर दे देता है, डिक्लेरेशन दे देता है, तो उसमें उसका टीडीएस नहीं कटता। दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 3। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सब लोग आओगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। और देखो क्या लिखा हुआ है, examine the applicability of the provision of the tax deduction at source under section 194DA in the following cases। आपको ये बताना है कि इन केसेस में टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। सबसे पहला, Mr. X is a resident due to receive 4.5 lakh on 31st March 2021 towards the maturity proceed of life insurance policy taken on 1st April 2018 को लिया था, 1st April 2018 को लिया था, for which the sum assured is 4 lakh and the annual premium is 1,25,000। पहले एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रीमियम आप पे करते हो ना, वो अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले है तो 20% के अंडर होना चाहिए, और उसके बाद है तो 10% से अंडर होना चाहिए। ऐसा डिडक्शन टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो एक बात बताओ, ये 4 लाख का सम एश्योर है और आप हर साल का प्रीमियम 1,25,000 पे कर रहे हो, तो एक बात बताओ, 1,25,000 है, वो 4 लाख का पहले तो 10% कितना होता है, 40,000 होता है। 40,000 से ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। अब एक बात बताओ, जब मैच्योरिटी टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस। अब टीडीएस किस पे कटेगा, पहली चीज एक और ये देखना पड़ेगा, मैच्योरिटी सम आपका 1 लाख से ज्यादा है या नहीं, आंसर इज यस। मैच्योरिटी सम 4.5 लाख है, तो आप टीडीएस किस पे काटोगे, 4.5 लाख माइनस आपने प्रीमियम कितना पे किया। हर साल आप 1,25,000 पे कर रहे हो, 2018 में किया था, तो 2018, 19, 20 और 21, 4 साल आपने पे किया, 4 साल ही पे किया ना। एनुअल प्रीमियम आपका 1 अप्रैल 2018 को लिया था, तो 18, 19 और 20, 21 को तो पैसा मिल गया ना, 3 साल पे किया। तो एक बात बताओ, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका कितना आया, 375 आया। अब एक बात बताओ, आपका डिफरेंस मतलब इनकम कितना आ जाएगा, 450 माइनस 375, इट्स कम्स टू द 75,000। तो आपको टीडीएस कितने पे काटना है, 75,000 पे आपको टीडीएस है वो आपको काटना पड़ेगा। कौन सी रेट से, वहां पे 5% का रेट था, लेकिन कोविड की वजह से 3.75 हो जाएगा। तो मैं बताऊं यहां पे 3.75%, क्योंकि आपको पैसा जो मिल रहा है वो मार्च में मिल रहा है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक आपका 14 मई से लेकर 31 मार्च तक टीडीएस का रेट है वो आपका 75% रहेगा, तो 3.75% टीडीएस आएगा। तो 75,000 का 3.75% दैट इज 2813 का टीडीएस है वो कट जाएगा, 2813 है वो टीडीएस कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट। ये सेक्शन 194 डीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऊपर ही दे रखा है। चलो डन, नेक्स्ट पार्ट। मिस्टर वाई अ रेजिडेंट ड्यू टू रिसीव 3.25 लाख मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3.25 लाख on 31st March 2021 on LIC पॉलिसी टेकन ऑन 31st March 2012 में लिया था। तो 1 अप्रैल 2012 से पहले लिया, पहले लिमिट 20% था कि पॉलिसी वैल्यू का 20% तक प्रीमियम चलेगा, उससे ज्यादा भरा तो ही टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, आपने 3 लाख का सम एश्योर्ड था और प्रीमियम आपने 30,100 भरा था, तो मैं बताऊं 30,100, तो 3 लाख का 20% कितना होता है आपका 60,000 तक प्रीमियम पे कर सकते थे तो भी एग्जेम्प्ट होता। आपने तो 60,000 से कम पे किया है, तो मैं बताऊं यहां पे मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, और मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D, और 1010D में जब मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है तो ऑब्वियसली जब आपका मैच्योरिटी जो है वो मैच्योरिटी यहां पे एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी इज नॉट टैक्सेबल। सो व्हेन मैच्योरिटी इज नॉट टैक्सेबल देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट। Mr. Z, a resident, is due to receive 95,000 on 1/8/2020 towards maturity proceed of LIC taken on 1/8/2014. Sum assured 90,000 था, प्रीमियम है 10,000। तो देखो प्रीमियम तो 10% से ज्यादा है, तो भैया टैक्सेबल तो होगा, लेकिन टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस तभी काटना पड़ता है जब मैच्योरिटी सम 1 लाख या उससे ज्यादा है। यहां पे मैच्योरिटी सम है वो आपका सिर्फ 95,000 है, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत है, आंसर इज नो। इस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैच्योरिटी सम जो है दैट इज द आपका ओनली 95,000। अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होता तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। चलो, तो आपको ये रीड करना है तो आप रीड कर दो, दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ सब लोग। सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, और मैं बोल रहा हूं रिवाइज करते रहो, इस टॉपिक को रिवाइज किया है तो आपसे सब क्वेश्चन हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपसे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। Calculate the amount of tax to be deducted on the payment made to the Ricky Ponting, Australian cricketer non-resident in India
बाय न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल ऑफ 25,000, 25,000 का आर्टिकल दिया। तो मैं बताऊं, अगर आप नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर को पेमेंट करते हो, जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, ठीक है। अभी रिकी पॉन्टिंग तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इसने मान लो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया, उसका 25,000 का पेमेंट किया, टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। कौन सी रेट से कटेगा? 20%। लेकिन आपको याद रखना, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जब भी पेमेंट करते हो तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंसीडर करना पड़ता है। तो मैं बताऊं 20% की रेट में आप 4% जोड़ोगे तो 20.8% से आपको क्या करना पड़ेगा? 20.8% है वो, 20.8% से आपको यहां पे 20.8% है वो, 20.8% से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैं बताऊं 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20.8%, इट्स कम्स टू द 52,000 है वो, 52,000 आपका टीडीएस, 5,200 है, उतना आपको टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। डन। चलो, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 5। उसके बाद अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। अब एक बात बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6, कल मैंने इससे रिलेटेड भी आपको चीजें बताई है, देखो क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोलता है कि मून टीवी, कल मैंने एबीपी न्यूज या वो रिपब्लिक भारत करके बोला था, मेड पेमेंट ऑफ 50 लाख टू द प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। चैनल स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि महाभारत ऐसे बनानी है, इसमें दुर्योधन ये बनेगा, ठीक है, अर्णव गोस्वामी है वो मान लो अर्जुन बनेगा, ऐसा सब उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है। द कॉपीराइट ऑफ प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू मून टीवी। वुड सच पेमेंट इज लाइबल टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C? आंसर इज यस। अगर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोग्राम बनाते हो तो टीडीएस कटेगा, यहां 194C में आएगा। लेकिन अगर मान लो ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया था, उसको अगर आप ले लेते हो और सिर्फ टेलीकास्ट करते हो तो उस केस में 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। ऑल्सो एग्जामिन वेदर द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C वुड बी अट्रैक्टेड इफ द पेमेंट वाज मेड बाय मून टीवी फॉर एक्विजिशन ऑफ टेलीकास्टिंग राइट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस। तो 194C में तो नहीं कटेगा, बाकी किसी सेक्शन में कटता है तो कटेगा, बट 194C में नहीं कटेगा। तो उसी का ये एक्सप्लेनेशन छोटा सा दे रखा है, आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 6। उसके बाद में आईसीआई के मॉड्यूल में टीडीएस टॉपिक तो सीधा फाइनल वाला ही दे रखा है उन्होंने एज इट इज, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7, या इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज रिलेटेड टू द सेक्शन आपका 194 आईएएस से रिलेटेड है। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखो कैपिटल गेन भी मर्ज होगा, आईएफओएस भी मर्ज होगा, सब टॉपिक एक साथ में आएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बंधुओं। देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स, प्यारे बंधु, तुम्ही हो माता एक गाना है ना, पता है, तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, Mr. X sold his house property in Bangalore as well as his rural agriculture land for a consideration of 60 lakh and 15 lakh. उसने एक तो हाउस प्रॉपर्टी बेचा बैंगलोर में और उसका रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी बेचा, कितने में? 15 लाख में वो और 60 लाख में हाउस प्रॉपर्टी। टू मिस्टर वाई on 1/8/2020. He has purchased the house and land in the year 2019 for 40 lakh and 10 lakh respectively. मतलब उसने 60 में जो बेचा वो 40 में खरीदा था और जो 15 में बेचा वो 10 में खरीदा था। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 85 लाख है। मींस ट्रांसफर की डेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 85 लाख। 85 लाख एसडीवी है एंड दूसरे का 20 लाख रेस्पेक्टिवली ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड रेस्पेक्टिवली। एग्जामिन टैक्स इंप्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई and the TDS implication if any in hands of Mr. Y assuming that both Mr. X and Mr. Y are resident Indian। तो पहले तो बोला टैक्स इंप्लीकेशन बताओ और फिर आपको बोला कि भैया एक काम करो आप, पहला तो इन्होंने बोला कि टैक्स इंप्लीकेशन बताओ और दूसरा इन्होंने ये बोला कि भैया, दूसरा उन्होंने बोला कि टीडीएस आएगा या नहीं आएगा। तो देखो एक बात बताऊं, यहां पे हो क्या रहा है, एक तो घर बिक रहा है और एक तो ये हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कौन बेच रहा है? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को, और एक आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड और बेच रहा है शायद, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब एक बात बताओ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी बेच रहा है और साथ में घर भी बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है? सेलिंग प्राइस में बताऊं आपका जो था दैट इज इसका 60 लाख और इसका 15 लाख। तो सेलिंग प्राइस इसका 60 लाख और इसका सेलिंग प्राइस 15 लाख।
और इसकी कॉस्ट कितनी थी, तो अगर मैं कॉस्ट बोलूं तो इसका कॉस्ट था कितना, 40 और 10, और इसका 10। और मैं एक बात बताऊं, इन्होंने खरीदा 2019 में था, तो शॉर्ट टर्म होगा या। अब इसका एसडीवी दे रखा है, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85 है और 20 है। एक बात बताओ, पहली चीज तो इसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एसडीवी 85 लाख है और इसका जो है वो 20 लाख है। चलो पहले अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन की, तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होता ना। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होता, तो इसको कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, इस पे तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट, कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, तो सेक्शन 50C वगैरह कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और इसके हाथ में आईएफओएस में क्या 56(2)(10) लगेगा क्या? याद आया आईएफओएस में 56(2)(10) वो गिफ्ट वाला चार्ट पढ़ाया था, तो वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा कैपिटल असेट है तो ही 56(2)(10) लगता है, जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो ना तो इधर कैपिटल गेन लगेगा ना 56(2)(10) लगेगा। क्या टीडीएस आएगा? टीडीएस भी नहीं आएगा, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे जब कैपिटल गेन ही नहीं है तो टीडीएस का सवाल ही नहीं उठता। अब अपन दूसरे की बात करते हैं, यहां कैपिटल गेन लगेगा क्या? तो एक बात बताओ, मिस्टर एक्स के हाथ में एक सेक्शन आती है 50C, और 50C क्या बोलती है कि अगर एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, 110% से ज्यादा है तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। एसडीवी 110% से ज्यादा है, क्योंकि आप अगर 60 लाख करते हो, 60 लाख का आप 110% करते हो, 66 लाख, और कितना 85 लाख है, तो यहां पे 85 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। तो मैं बोलूं यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा 85 लाख, और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था 40 लाख, तो मैं बोलूं यहां 45 लाख का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। किसको? मिस्टर एक्स को। अब एक बात बताओ, वाई ने प्रॉपर्टी लोअर कंसिडरेशन से खरीदा, तो वाई के हाथ में भी तो भैया, वाई के हाथ में भी तो आईएफओएस में टैक्स लगेगा, क्योंकि वाई के हाथ में याद रहेगा तो एक सेक्शन 56(2)(10) पड़ा था, और 56(2)(10) क्या बोलता था? पहले तो एसडीवी और माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस है वो 50,000 से जाना होना चाहिए, और उसके साथ में दूसरा मैंने क्या बोला था, जो एसडीवी है दैट इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो डिफरेंस पे टैक्स लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एसडीवी आपका कितना है? तो एसडीवी 85 है, और यहां पे आपका कंसिडरेशन कितना है? 60 है, तो एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस है वो कितना है तुम्हारा? 25 लाख है। और बेटा एसडीवी 110% से ज्यादा है कंसिडरेशन से, आंसर इज यस। तो मैं बोलूं 25 लाख इसके हाथ में आईएफओएस में टैक्स लग जाएगा। आईएफओएस में टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 56(2)(10) में टैक्स लग जाएगा आईएफओएस में, इट विल बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस 56(2)(10) में टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर टीडीएस आएगा या नहीं? आंसर इज यस। एक सेक्शन अपन ने पढ़ी थी कल 194 आइए, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो 1% की रेट से टीडीएस काटेंगे, लेकिन कोविड की वजह से 0.75%। तो मैं एक बात बताऊं, यहां कंसिडरेशन कितना है? यहां कंसिडरेशन 60 लाख है, यहां एसडीवी से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे जो बंदा मिस्टर वाई है वो टीडीएस भी काटेगा कितना? 60 लाख पे 0.75%। तो 60 लाख पे अगर आप 0.75% करोगे तो इट्स कम्स टू द 45,000 रुपीज का है वो टीडीएस काट लेगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें कैपिटल गेन भी पूछा था, उसके साथ में इसमें आईएफओएस में भी टैक्स लगेगा वो भी पूछा था, और टीडीएस इंप्लीकेशन कैसे आएगा वो भी पूछा था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 50C द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 85 लाख would be deemed to be the full value of consideration arising on the transfer of property since the stamp duty value exceed 110% of consideration received. Therefore 45 lakh being the purchase price, 45 lakh that is 45 lakh कैसे आया? 85 lakh minus 40 lakh, ठीक है, वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन। सिंस द रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब अगर आप वाई के हाथ में देखोगे तो वाई के हाथ में इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) if such difference exceed the higher of 50,000 और 10% of consideration. Therefore 25 लाख है वो आपके आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा since agricultural land is not a capital asset, क्योंकि 56(2)(10) आईएफओएस में तभी लगता है जब जो असेट आपको मिल रही है वो कैपिटल असेट है। अगर जो असेट आपको मिल रही है वो कैपिटल असेट नहीं है, अगर जो असेट आपको मिल रही है वो कैपिटल असेट नहीं है तो 56(2)(10) नहीं लगता है, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा है,
Since agricultural land is not a capital asset, the provision of section 56 to 10 is not attracted in respect of receipt of agricultural land for inadequate consideration, since the definition of property under section 56 to 10 include only capital assets specified thereunder. सिर्फ capital asset ही cover होती है. अब एक चीज समझना यहाँ पे ऑल पीपल, टीडीएस इंप्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई. वाई को क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस. 60 लाख पे काटना पड़ेगा 194 आईए में 0.75% की रेट से. सिंस द सेल कंसिडरेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज एक्सीड 50 लाख करके, ठीक है, मतलब एक्सीड 50 लाख नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था 50 लाख और मोर करके, बिकॉज एग्जैक्टली 50 लाख है तो भी टीडीएस कटता है उस सेक्शन में. तो द सेल कंसिडरेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अ 50 लाख और मोर. Mr. Y is required to deduct tax at source under section 194 IA. The tax to be deducted under section 194 IA would be the 45,000. TDS provision under section 194 IA not attracted in respect of transfer of rural agriculture land. अगर ट्रांसफर किया तो उस पे 194 IA में TDS नहीं आता है. ठीक है, चलो डन. दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर आपका 7. उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8. इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, जब अपन ने सेक्शन पढ़ी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आईसीआई ने दे रखे हैं. तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है. इलस्ट्रेशन नंबर 8 बोलता है कि मिस्टर एक्स इज अ सैलरीड इंडिविजुअल पेज रेंट ऑफ 55,000 पर मंथ टू मिस्टर वाई फ्रॉम जून 2020. तो पहली चीज तो ये सैलरीड इंडिविजुअल है, मतलब लास्ट ईयर में इसका कोई बिजनेस वगैरह है नहीं, सैलरीड इंडिविजुअल है. वो रेंट कितना दे रहा है? 55,000 पर मंथ का वाई को. कब से? जून से. इज ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. क्या उसको टीडीएस काटना? ये कौन सा वाला पता? इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया. इमूवेबल प्रॉपर्टी 194 आईबी की बात कर रहा है. If so, then when he is required to deduct tax and also compute the amount of tax to be deducted at source. तो बेटा जून से उसने भाड़े पे लिया. तो एक बात बताओ, एक घर जून से भाड़े पे लिया तो मुझे एक बात बताओ, 55,000 रुपए का भाड़ा है पर मंथ का, 50,000 से ज्यादा है. और जून से लिया तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, कितने 10 महीने हो गए. तो 10 महीने का रेंट कितना आता है? तो मैं बताऊं 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 महीने का 5,50,000 रेंट आ गया. अब एक बात बताओ, 5,50,000 जो रेंट है उस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. उस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा कौन सी रेट से? 5% की रेट से. बट अगर कोविड की वजह से 31 मार्च 2021 तक है और 31 मार्च 2021 लास्ट मंथ के रेंट से टीडीएस काटना पड़ेगा, तो रेट हो जाएगी 3.75%. तो बेटा 5,50,000 पे 3.75%, इट्स कम्स टू द 20,625 रुपया है, उतने का टीडीएस काटना पड़ेगा. जो 20,625 रुपया है वो 20,625 रुपए का आपको टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा मार्च मंथ के रेंट से. कौन से मंथ के रेंट से? मार्च मंथ के रेंट से. अब एक और चीज समझना, वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर वाई वेकेटेड द प्रीमाइसेस ऑन 31 दिसंबर. अगर 31 दिसंबर को खाली कर दिया तो दिसंबर के मंथ से काटना पड़ेगा. तो दिसंबर के मंथ से काटना पड़ेगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 7 महीना. तो मैं बोलूं 55,000 मल्टीप्लाई बाय 7 महीना, तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 7, इट्स कम्स टू द 3,85,000. और 3,85,000 पे 3.75% की रेट से टीडीएस, तो 3.75% इट्स कम्स टू द आपका 14,438 रुपीज का टीडीएस है, वो दिसंबर मंथ के रेंट से काटना पड़ेगा. ठीक है. ऑल्सो वुड योर आंसर मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड द पेन. देखो पेन नहीं देगा तो 20% से कटेगा, पेन नहीं देगा तो 20% से कटेगा, लेकिन बेटा 20% से कटेगा, लेकिन वो तुम्हारे लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता. तो अगर मान लो इस वाले एग्जांपल में मैं बात करूं कि अगर पेन नंबर नहीं दिया, तो पेन नंबर नहीं दिया तो 5,50,000 पे 20% काटोगे तो 5,50,000 पे 20% कम्स टू द 1,10,000. बट 1,10,000 तो अपने पास रेंट ही नहीं है देने को, तो हम सिर्फ 55,000 का टीडीएस काट लेंगे. कितना? 55,000 जो लास्ट मंथ का रेंट रहेगा उतना हम टीडीएस काट लेंगे. अब एक और चीज समझना, अगर मान लो इस वाले एग्जांपल में 385 वाले में ऐसा है तो 385 में हम क्या करेंगे कि 3,85,000 जो है, 3,85,000 जो है उसका कितना 20% आप करने जाओगे तो 385 का 20% कम्स टू द 77,000. और 77,000 जो है उतना आपको टीडीएस काटना है. बट आपके पास तो सिर्फ काटने को कितना है? 55,000. तो लास्ट मंथ का रेंट में 55,000 आप टीडीएस काट लोगे. दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका. तो आप चाहिए तो इसका सॉल्यूशन एक बार ढंग से देख लो. आप चाहिए तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो. सॉल्यूशन देखो देखो.
डन पीपल। चलो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 हुआ। उसके बाद अपन इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे चलते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 9, आ जाओ सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। और इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या दे रखा है, देखो बेटा आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दे रखा है XYZ लिमिटेड मेक्स द पेमेंट ऑफ 28,000 टू मिस्टर गणेश ऑन 2 अगस्त 2020 फॉर प्रोफेशनल फीस सर्विस एंड अनदर पेमेंट ऑफ 25,000 टू हिम ऑन द सेम डेट टुवर्ड्स द टेक्निकल सर्विस। क्या इस पे टीडीएस कटेगा? नहीं। बिकॉज आपको मैंने बताया था कि जब भी आप किसी को प्रोफेशनल फीस का, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट करते हो, जो तो 30,000 का लिमिट है ना, वो इंडिविजुअल नेचर पे लगता है। मींस प्रोफेशनल फीस के लिए 30 अलग से, टेक्निकल फीस के लिए 30 अलग से, रॉयल्टी के लिए 30 अलग से, नॉन कम्पीट फीस के लिए 30 अलग से। तो सब पे अलग अलग लिमिट है वो लगती है, सब पे एक साथ में लिमिट नहीं लगती, दैट इज सेपरेटली लिमिट लगती है। 30,000 प्रोफेशनल फीस पे, 30,000 टेक्निकल फीस पे, 30,000 रॉयल्टी पे एंड 30,000 नॉन कम्पीट फीस पे। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर आँखें भरी भरी और तुम। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया था। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है। एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस एंड इफ सो अंडर विच सेक्शन। Also specify the rate of TDS applicable in each case. Assume that the all payment are made to the resident. Resident को पेमेंट किया है, यहां पे कुछ पेमेंट किए हैं, आपको बताना है TDS कटेगा या नहीं, और कटेगा तो कौन सी सेक्शन में कटेगा। सबसे पहली चीज पेयर कौन है, सबसे पहली चीज पेयर कौन है, नेचर क्या है, और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना पेमेंट किया है। तो सबसे पहली चीज इधर देखना, मिस्टर गणेश है जो कि इंडिविजुअल है, कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस है विद द टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़ इन द लास्ट ईयर। मींस लास्ट ईयर का टर्नओवर 2.5 करोड़ है। मींस लास्ट ईयर का टर्नओवर 2.5 करोड़ है। मींस लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। तो देखो ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, इसने पेमेंट क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस। उसने रेसिडेंशियल हाउस के रिपेयर के लिए पेमेंट किया है। एक बात बताओ, सबसे पहली चीज तो उसने रेसिडेंशियल हाउस के रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हो, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा, एग्रीगेट आपका 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ता है। लेकिन मैंने बताया हुआ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, पलंग बनवाने वाला, पलंग बनाने वाला, याद आया, घर पे कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट शादी में, दैट इज पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस। आप रेसिडेंशियल हाउस का रिपेयर करवा रहे हो तो उस केस में बेटा टीडीएस नहीं कटेगा। इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि भले इंडिविजुअल का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इसका ये पर्सनल नेचर का है। अब एक बात समझो, उस सेक्शन में तो नहीं कटा, क्या 194M में कटेगा? 194M में तो तब कटता जब उसने किसी को 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया होता। यहां 50 लाख से ज्यादा का नहीं है तो 194M में भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट पार्ट, पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वैलिश फॉर द बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस कमीशन दिया किसको? वैलिश को। अब एक बात बताओ, कोई इंडिविजुअल एचयूए में किसी को कमीशन देता है, लास्ट ईयर में उसका जो है वो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, कमीशन दिया, 194H में आएगा। कमीशन ब्रोकरेज है वो 194H में आता है। एक तो डी वाला आ जाता है इंश्योरेंस एजेंट का, और एक गैम्बलिंग सिखाता है लॉटरी एजेंट जी वाला। तो 194G 194D के बाद जो कमीशन ब्रोकरेज है 194H में आता है। तो 194H में 15,000 से ज्यादा का पेमेंट है, टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, इसमें टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस, इसमें टीडीएस कटेगा। रेट रहेगा 5%, बट अगर कोविड का टाइम है तो 3.75% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो देखो आंसर में आप देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर गणेश ने पेमेंट किया, इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस टर्नओवर, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस 5 लाख का है। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C इज नॉट अट्रैक्टेड सिंस द पेमेंट इज फॉर पर्सनल पर्पस। टीडीएस अंडर सेक्शन 194M इज नॉट अट्रैक्टेड एज द एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट इज नॉट मोर देन 50 लाख। 80,000 का पेमेंट किया, टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। 194H में कटेगा पेमेंट, एक्सिड 15,000 है, गणेश टर्नओवर लास्ट ईयर का 1 करोड़ से ज्यादा है। चलो उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, एक राजेश है, अ होलसेल ट्रेडर
हुज टर्नओवर वाज 95 लाख इन द 1920 मींस लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बिजनेस कर रहा है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उसने पेमेंट किस चीज का किया? उसने पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट 194C में जाता है, बट इसमें तो जाएगा नहीं। 194C में तो इंडिविजुअल एचयूएफ वो वाले कवर होते हैं जिनका लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, इसका तो है नहीं, तो 194C में तो नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी से लेकर और मार्च 2021 के बीच में पेमेंट किया किसको? 15 लाख इन जनवरी, 15 लाख इन फेब एंड 20 लाख इन मार्च। तो देखो 20, 15 और 20 टोटल कितना हुआ? 55 लाख का पेमेंट हुआ। तो 55 लाख का पेमेंट हुआ तो आपको सेक्शन 194M में चला जाएगा ना। 194M जो लास्ट सेक्शन ब्रेक से पहले अपन ने पढ़ी थी कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194C में 194 तुम्हारे क्या बोलते हैं H में 194J में कवर नहीं होते, वो यहां कवर होंगे। और इन्होंने अगर 50 लाख से ज्यादा का किसी को भी पेमेंट किया तो टीडीएस कटेगा, तो इसमें कटेगा। आंसर इज यस 5% की रेट से। बट अगर कोविड वाला पीरियड है, यस कोविड वाला पीरियड है, तो आपको इसमें 3.75% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। तो जो भी 55 लाख है, 55 लाख का 3.75%, इट्स कम्स टू द 2 लाख। 55 लाख का 3.75%, इट्स कम्स टू 2,06,250 है, उतने का टीडीएस है वो आएगा। तो देखो आप यहां पे देखो सॉल्यूशन में क्या दे रखा है। मिस्टर राजेश ने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस 55 लाख का पेमेंट किया, यस अंडर सेक्शन 194M। Since the aggregate of payment exceed 50 lakhs, since his turnover does not exceed 1 crore in 1920, TDS provision under section 194C are not applicable, but 194C तो नहीं लगेगा, but 194M लग जाएगा। चलो, now next part is related to सतीश है जो सैलरीड इंडिविजुअल है जिसका कोई टर्नओवर है ही नहीं। पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर द बाइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर खरीदने के लिए ब्रोकरेज का पेमेंट किया 51 लाख का, टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस 194M में कटेगा, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है तो 194M में कट जाता है। इफ इट इज मोर देन 50 लाख तो 194M में कटेगा, और 194M में आपका 3.75% की रेट से, तो पूरे 51 लाख पे अगर आप 3.75% करोगे तो इट्स कम्स टू द आपका 191,250 का टीडीएस है, वो 194M में कटेगा। नेक्स्ट पार्ट, धीरज है एक पेंशनर है, पेंशनर मतलब पहले जॉब करता होगा, अब उसने छोड़ दिया, पेंशन आती है उसको। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, तो 194C में तो नहीं जाएगा, 194M में जा सकता है, बट M में 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, उसने 48 लाख है, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो लास्ट वाले पार्ट में देखोगे इसमें कटेगा, बट इसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो इस सॉल्यूशन को एक बार आप निहार लो, मींस एक बार आप देख लो। उसके बाद के जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 10 अपन ने किए, इसके बाद कोई इलस्ट्रेशन दे रखा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं दे रखा होगा सब। अब 10 के बाद एक इलस्ट्रेशन 11 दे रखा है जो इंटरेस्ट वाला है, इसको हम कल करेंगे, इंटरेस्ट वाले पार्ट को। उसके बाद टॉपिक पूरा हो जाता है। फिर आपको कुछ टीसीएस के प्रोविजंस दे रखे हैं, कल एडवांस टैक्स दे रखा है। एडवांस टैक्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये कि भाई 15%, 45, 75, 100% और ऑल, ये सब मैं ऑलरेडी आपको लास्ट टॉपिक में हुआ था। उसके बाद टीसीएस दे रखा है, टीसीएस क्या है वो अपन देख लेंगे कल के लेक्चर में। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली मैं इसको 3 लेक्चर में कर देता, बट इस बार अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट की वजह से कल मुझे टीसीएस भी पढ़ाना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूट ने एक टेबल दे रखी है जिसमें पूरा समराइजर दे रखा है इस टॉपिक का, बहुत ही बढ़िया बना के। उसके बाद कुछ होमवर्क दूं? यस। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है आज। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क आप खुद करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, सब हो जाएगा। आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, सब हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, ये मैं करवा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। लास्ट मतलब वो एडवांस टैक्स वाले में, कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है या विनिंग होता है तो उस पर एडवांस टैक्स आपको कब पे करना है? जब वो इनकम आ जाती है उसके बाद की इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, ये भी हो जाएगा। यहां पे एक 115 बीएससी का रेफरेंस दे रखा है। ये 115 बीएससी क्या होता है अपन पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये भी होमवर्क है, हो जाएगा आराम से। तो जितने भी पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके,
ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसमें पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, वो एडवांस टैक्स से रिलेटेड है, जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया था। और क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है वो आपके जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपके जो है ये टीडीएस से रिलेटेड है, पांचवा छठा एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। तो आप ये 6 क्वेश्चन को आज होमवर्क में करके आओगे, प्लीज आप करके आओगे, ठीक है। और उसके बाद में हम अगले लेक्चर में कल अपन जो है वो टीडीएस ही कंटिन्यू करेंगे, और मेरे को टीसीएस पढ़ाना है, तो टीडीएस टीसीएस है वो कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं छोड़ नहीं रहा हूं, अभी लेक्चर बाकी है, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराना मेरा बाकी बच गया, जो मैं कल कराऊंगा आपको इलस्ट्रेशन में से। दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर जो एक मैंने छोड़ दिया, 11वां इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो अपना बाकी है, बाकी सब अपना हो चुका है, ठीक है। चलो सो अब एक काम करो, एक स्मॉल सा 5 मिनट का छोटू सा ब्रेक लो, 5 मिनट्स का, और उसके बाद हम कुछ और सेक्शन है जिसका आज डिस्कस करना चालू करते हैं टीडीएस में। लास्ट सेक्शन हमने 194M पढ़ा था। तो आप एक काम करो, एक छोटू सा 5 मिनट का ब्रेक लो, और 5 मिनट के बाद में हम वापस आगे बढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो टेक 5 मिनट्स ब्रेक।
यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आपके लिए छोटू सा ब्रेक था, वो ब्रेक हो गया आपके लिए। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और नई सेक्शन पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। तो हमने अभी तक काफी सेक्शंस पढ़ ली है। आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे, हमने इलस्ट्रेशन आईसीआई के मॉड्यूल से 10 इलस्ट्रेशन थे, वो सब अपन ने कर लिए हैं। अब अपने लिए एक इलस्ट्रेशन बाकी है। आज आपके लिए 6 क्वेश्चन होमवर्क में भी है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे आगे अपन पढ़ना चालू करते हैं। तो चलो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ इधर देखना बेटा, हम इसके आगे पढ़ना चालू करते हैं और आज हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और उस सेक्शन का नंबर है 194N। अपन ने M पढ़ा, M के बाद में क्या आता है, N आता है, तो सेक्शन 194N, हेडिंग दो सेक्शन 194N और हेडिंग दो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हो तो इसमें बैंक आपका टीडीएस काटेगी। 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया तो उसमें बैंक आपका टीडीएस है वो काटेगी। तो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ मींस 1 करोड़ से ज्यादा के कैश विड्रॉल पे बैंक टीडीएस काटेगी। कैसे काटेगी, तो सबसे पहले सर पेयर कौन होना चाहिए, मींस कौन पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटेगा, पेई कौन होना चाहिए, सर रेट क्या होनी चाहिए, और सर एडिशनल पॉइंट्स क्या है। तो चलो सबसे पहले इसमें पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं बताऊं पेयर जो है वो या तो आपकी बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक कैश पे करेगी, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। अगर आप क्या करते हो, बैंक के साथ आपका अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक के साथ है या पोस्ट ऑफिस के साथ है, तो वो पेयर है। पेई कौन होगा, एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन है वो कैश विड्रॉ करता है तो इसमें टीडीएस कटेगा, एनी पर्सन, ठीक है। अब एक चीज समझना, रेट क्या रहेगी, 2%। सर कोविड की वजह से कोई रेट कम हुई है, आंसर इज नो। कोविड की वजह से यहां पे कोई भी रेट है वो रेट कम नहीं हुई है, ठीक है, रेट कम नहीं हुई है, 2% है, मींस 2% ही है। इतना आप एक बार कॉपी करो, फिर मैं कुछ यहां एडिशनल पॉइंट लिखवाता हूं और यहां पे बहुत ज्यादा एडिशनल पॉइंट है। तो चलो इतना एक बार आप कॉपी करो। तो आपने क्या लिखा कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस है वो काटेंगे टीडीएस, किसी भी पर्सन का जो कैश विड्रॉ करेगा 2% की रेट से। और एडिशनल पॉइंट में लिखो, एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, और एडिशनल पॉइंट में आप पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, टीडीएस इज एप्लीकेबल, टीडीएस इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल only if payer paying aggregate amount in cash, aggregate amount in cash more than 1 crore. TDS is applicable only if payer paying aggregate amount in cash more than 1 crore, more than 1 crore in previous year from one or more accounts maintained by payee, maintained by payee with payer, maintained by payee with payer। तो देखो क्या लिखा, मैंने पहला नोट लिखा, TDS is applicable only if the payer paying aggregate amount in cash, means cash में aggregate amount pay हो रहा है कितना, more than 1 crore in previous year from one or more account maintained by the payee with the payer, means payer के साथ में आपके एक या एक से ज्यादा अकाउंट है और वो सब में मिला के आपने जो कैश विड्रॉ किया वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% की रेट से TDS कटेगा। अब एक चीज समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
कि एक बैंक है जिसका नाम है कोटक बैंक। कोटक बैंक, आपको याद है कोटक बैंक? या कोटक बैंक, हमारे जितने भी अकाउंट है बीबी वर्चुअल्स के वो कोटक बैंक के साथ में है। तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट है। अब एक बात समझना, कोटक बैंक के साथ में हमारे अकाउंट है। हमने क्या किया, कोटक बैंक से मान लो फॉर एन एग्जांपल हमने कैश विड्रॉ किया और कैश विड्रॉ किया 16 जुलाई 2020 को, मान लो 15 लाख रुपया। क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, हमने क्या किया, मान लो 22 जुलाई को वापस कैश विड्रॉ किया, 22 जुलाई 2020 को 50 लाख का कैश विड्रॉ किया, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, नहीं कटेगा यहां पे। अब एक और चीज समझना, हमने 10 दिसंबर 2020 को वापस कैश विड्रॉ किया 30 लाख का, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ। यहां पे आपका जो है वो 15 लाख आपने विड्रॉ किया, फिर 50 लाख किया, फिर 30 लाख किया, तो 50 और 30 कितना हो गया आपका 80, और 80 और 15 कितना हो गया 95। तो 95 लाख हुआ, अभी तक टीडीएस नहीं कटेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटता है। अब एक चीज समझना, हुआ क्या कि यहां पे मान लो आपने 14 फेब 2021 को यहां पे 40 लाख का और कैश विड्रॉ किया, तो क्या टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ हो गया प्रीवियस ईयर में बीबी वर्चुअल्स के द्वारा कोटक बैंक से। तो कोटक बैंक से बीबी वर्चुअल्स ने कैश विड्रॉ किया 15 लाख, 50 लाख, 30 लाख और 40 लाख। तो यहां पे एग्रीगेट कितना होता है, तो आप देखोगे 15 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 40, इट्स कम्स टू द 1 करोड़ 35 लाख। तो 1 करोड़ 35 लाख है, उतने का कैश विड्रॉ किया, टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। कौन सी रेट से? 2% से। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि 2% टीडीएस क्या पूरे 1 करोड़ 35 पे कटेगा? क्या पूरे 1 करोड़ 35 पे कटेगा या इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ पे कटेगा? देखो आज तक जितनी सेक्शन हम पढ़ते आए हैं, जितनी टीडीएस की सेक्शन पढ़ी, जैसे मैंने आपको अभी जो पढ़ाई थी कि 50 लाख से ज्यादा का अगर कमीशन पे करते हो, ब्रोकरेज पे करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, तो 50 से ज्यादा होते ही पूरे पे टीडीएस कटता है। एज वेल एज द, जैसे आप 194C में कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 से ज्यादा है या एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा है तो पूरे पे टीडीएस कटता है। लेकिन क्या इसमें पूरे पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, सिर्फ 1 करोड़ के एक्सेस वाले अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। यहां पे जो आपका टीडीएस कटेगा ना, वो 1 करोड़ के एक्सेस वाले अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। तो आप ध्यान रखना, यहां पे 1 करोड़ 35 लाख जो है, इस 1 करोड़ 35 लाख में आपका जो 35 लाख रुपए का जो अमाउंट है, 35 लाख रुपए पे 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। तो 35 लाख रुपए का 2%, इट्स कम्स टू द 70,000। ये 70,000 रुपया आपका बैंक टीडीएस काटेगी। तो इन सिंपल वर्ड बोलूं, इस सेक्शन में अगर देखो, पहली चीज कौन पेयर कौन होना चाहिए? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। पेई कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। रेट क्या है? 2%। TDS is applicable only if the payer paying aggregate amount in cash more than 1 crore in previous year from one or more account maintained by the payee with the payer। तो 1 करोड़ से ज्यादा का कैश पेमेंट है तो ही TDS काटना है, और वो भी 1 करोड़ से ज्यादा वाले पे काटना है, इन एक्सेस अमाउंट पे काटना है। ऐसा मैं लिखवाऊंगा एक नोट में, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा मैं लिखवाऊंगा कि जो एक्सेस वाला अमाउंट रहेगा उस एक्सेस वाले अमाउंट पे ही TDS काटना है, पूरे 1 करोड़ 35 लाख पे नहीं काटना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी है करके, ठीक है, बहुत सारे अगर आप लोग देखोगे कि मार्केट में कोई लोग बोलते नहीं 1 करोड़ 35 लाख पे काटना चाहिए, बट नहीं। अगर आप बेयर एक्ट का लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप एक्ट में जाके देखोगे तो वहां पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि एनी पेमेंट मेड इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ देन टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सच सम। सम का मतलब यहां इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ से है, तो 1 करोड़ से एक्सेस वाला अमाउंट रहेगा उस पर आपको टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। कौन सी रेट से? 2% की रेट से। कौन सी रेट से? 2%। अब एक चीज समझना, एक चीज यहां पे अमेंडमेंट आई इस साल, और वो अमेंडमेंट क्या आई पहले मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद में आपको मैं वो अमेंडमेंट समझा दूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 आपने लिख लिया, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो, उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो इफ पेई हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न, इफ पेई हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न, if payee has not filed the return of income, एक बार लिख लो फिर आप कॉपी मारना, आप एक बार लिख लो फिर मैं समझाता हूं। if payee has not filed the return of income for all the 3 assessment years, of all the 3 assessment years relevant to
to previous years, relevant to previous years for which time limit to file the return under section, time limit to file the return under section 139(1) has expired before the previous year in which payment is made, the TDS deducted as follows। और कैसे TDS काटना है उसमें 2 पॉइंट लिखोगे। पहला, अमाउंट withdrawn more than 20 lakhs up to 1 करोड़, तो TDS का रेट रहेगा 2%। और अमाउंट withdrawn more than 1 करोड़, तो TDS का रेट रहेगा 5%। चलो कॉपी करो इसको कॉपी करो। आपने क्या लिखा मैं फिर आपको समझाऊंगा, पहले इसको कॉपी करो। मैं एक बार वापस रीड कर रहा हूं। A payee has not filed the return of income for all the 3 assessment year relevant to the previous year for which the time limit to file the return under section 139(1) has expired। मिस 139(1) में जो टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने की वो एक्सपायर हो गई है बिफोर द प्रीवियस ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। टीडीएस डिडक्टिबल एज फॉलोज। कैसे करना पड़ेगा? अमाउंट विड्रॉन मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़ तो 2%, और बेटा 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। इसको कॉपी करो एक बार आप सब। क्या सर हमारे सामने पानी पी रहे हो, हमको पानी नहीं ऑफर कर रहे हो? चलो पानी पी लो तुम भी। तुम नहीं, तुम चाय पी लो, ऐसा बोलते हैं ना। वो पता है वो आंटी आती थी पहले, चाय पी लो पापे खा लो, याद आया आपको? चाय पी लो पापे खा लो करके, ठीक है, याद आया तुमको? हाँ, अब एक बात समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो ये सेक्शन क्या बोलती है, एक बार क्विकली अपने जो लिखा वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं। क्या लिखा मैंने लिखा कि ए पेई मतलब जिसको पेमेंट किया जा रहा है, हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर relevant to the previous year for which time limit to file the return under section 139(1) has expired। मतलब उसने 3 असेसमेंट ईयर का उन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर है उनका रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसका 139(1) में ऑलरेडी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है। कब तक एक्सपायर हो गया है पता है? बिफोर द प्रीवियस ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। देन टीडीएस डिडक्टेड इज एज फॉलोज। अगर मान लो 20 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ है तो 2% टीडीएस काटो, और 1 करोड़ से ज्यादा वाले पे 5% की रेट से टीडीएस बैंक काटेगी। ये किसको बोलेंगे? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये बेसिकली बात हो रही है नॉन फाइलर की। बहुत सारे अकाउंट होल्डर ऐसे होते हैं जो अपना रिटर्न ही फाइल नहीं करते, और उन्होंने लास्ट के 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर तीनों सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनपे जो 1 करोड़ का लिमिट है ना, वो 20 लाख का लगेगा। मींस 20 लाख से ऊपर होते ही 2% टीडीएस काटेंगे, और 1 करोड़ से ऊपर है तो 5% की रेट से टीडीएस काटेंगे। 20 लाख से ऊपर होते ही 2%, और 1 करोड़ से ऊपर होते ही 5% की रेट से टीडीएस है वो काटेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। अब एक बात समझना, एक बंदा है
जिसका नाम है मिस्टर लव, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर लव करके, ठीक है। तो मिस्टर लव करके है, वो एक बंदे का नाम है। अब एक बात समझना, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो अपना प्रीवियस ईयर है 2021। अब एक बात बताओ, अपना प्रीवियस ईयर 2021 है, तो 2021 जो प्रीवियस ईयर है, समझना इधर देखो, अपना प्रीवियस ईयर है 2021। तो मुझे एक बात बताओ, 2021 प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को चालू होगा। अब एक बात बताओ, इस डेट से पहले जो भी 139(1) की ड्यू डेट जा चुकी है, उन 3 सालों का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इस साल आप पे जो लिमिट है, वो बैंक जो टीडीएस काटेगी, वो मिस्टर लव का वो 20 लाख की लिमिट लगेगी। मींस 20 लाख से ऊपर वाले पे अप टू 1 करोड़ तक अगर कैश विड्रॉल है तो 2%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझना। मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका प्रीवियस ईयर 2021 है, तो 2021 का पहला डेट 1 अप्रैल 2020। अब एक बात बताओ, कितने प्रीवियस ईयर ऐसे हैं जिनका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है? एक बात बताओ, मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर 1920 जो है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 1920, उसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आएगा? 31 जुलाई 2020 आएगा। भैया एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 1920 जो था, प्रीवियस ईयर 1920 था, उसका ड्यू डेट तो 31 जुलाई 2020 आएगा। तो 31 जुलाई 2020 तो अभी तक आना बाकी है ना मेरे भाई। 31 जुलाई 2020 है, वो तो अभी तक आना बाकी है। 31 जुलाई 2020 तो अभी तक आना बाकी है। तो 31 जुलाई 2020 अभी तक आना बाकी है, तो मैं बोलूं इस साल का रिटर्न फाइल करने का तो अपने पास टाइम पड़ा है। तो इस साल का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, तो इस साल को छोड़ो, इसके पीछे वाला साल देखो। तो एक बात बताओ, इसके पीछे वाला साल कौन सा था? प्रीवियस ईयर 18-19। अब एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 18-19 का डेट कौन सा आएगा? तो 18-19 का डेट ड्यू डेट आएगा 31 जुलाई 2019। एक बात बताओ, 139(1) में जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आता है, तो 139(1) में रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है, वो 31 जुलाई 2019 आएगा। मुझे एक बात बताओ, 31 जुलाई 2019 जा चुका है या नहीं जा चुका है? 1 अप्रैल 2020 से पहले पहले वो जा चुका है। और अगर आपने 18-19 का रिटर्न फाइल नहीं किया, एक तो 18-19 का नहीं किया, एक उसके पहले का प्रीवियस ईयर 17-18 का नहीं किया, उसके पहले प्रीवियस ईयर 16-17 का, इन तीनों सालों का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, कौन कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर 18-19, 17-18 एंड 16-17, मैं 16-17, 17-18, 18-19। तो इस साल में बैंक जो आपको पेमेंट करेगी, जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मिस्टर लव ने नॉट फाइल द रिटर्न, इन तीनों सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया, नॉट फाइल रिटर्न, उन तीनों सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। और इस बार आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, उसको पेमेंट किया, लव ने कैश विड्रॉ किया, और कैश विड्रॉ जो किया वो मान लो 50 लाख किया, तो 50 लाख का कैश विड्रॉ किया, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, 20 लाख का लिमिट लग जाएगा यहां पे। और 20 लाख से ऊपर वाला कितना है? 30 लाख है, तो बेटा 30 लाख पे यहां पे टीडीएस कटेगा, कौन सी रेट से? 2% की रेट से। तो 30 लाख पे आपका 2% की रेट से बैंक टीडीएस काट लेगी। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 2%, इट्स कम्स टू द 60,000। तो 60,000 का टीडीएस है, यहां पे बैंक काटेगी। यहां पे 60,000 का टीडीएस है, वो 60,000 का टीडीएस है, वो बैंक काटेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है जिसने लास्ट के 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया और उन 3 साल की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एक्सपायर हो गई है, तो एक्सपायर 1920 की तो नहीं हुई है अभी तक, मींस इस प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग से पहले पहले 3 साल की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एक्सपायर हो गई है। वो कौन कौन से ईयर की होगी? प्रीवियस ईयर 16-17, 17-18 एंड 18-19, उन तीनों सालों की। और तीनों सालों में अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इस बार जो लिमिट लगेगी वो 1 करोड़ की जगह 20 लाख लगेगी। मींस 20 लाख से जितना ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो उस पर टीडीएस है वो 2% से कटेगा, और जो 1 करोड़ से ज्यादा है उस पर 5% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा? चलो
तो ये आपके पास जेरोक्स मिल ही जाएगा इसका कॉपी का। तो आप इसको याद रखोगे एग्जाम्पल को कि लास्ट के 3 साल कौन कौन से, 16 17, 17 18, 18 19, उन तीनों सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस साल में आपका जो टीडीएस है उसमें लिमिट है वो 20 लाख लगेगी इंस्टेड ऑफ द 1 करोड़। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो लिखो नोट नंबर आपका थर्ड, ये नोट नंबर 2 था, नोट नंबर थर्ड लिखो एडिशनल पॉइंट में, लिखो नोट नंबर थर्ड, और नोट नंबर थर्ड लिखो अंडर दिस सेक्शन TDS is applicable, under this section TDS is applicable, TDS is applicable on excess amount of 20 lakh rupees or 1 crore, on excess amount of 20 lakh rupees or 1 crore, on excess amount of 20 lakh rupees or 1 crore, ₹20 lakh or 1 crore, as the case may be, as the case may be, as the case may be. एज द केस में भी। चलो उसके बाद चौथा पॉइंट लिखो, ये सेक्शन कहीं कहीं पे नहीं लगती, कहां कहां पे नहीं लगेगी, तो चौथा पॉइंट लिखो टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ पेई इज, टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ पेई इज, इफ पेई इज, और पहला लिखना, मतलब ये लोग अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। कहां कहां पे, सबसे पहला लिखो, पहला लिखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करेगी तो क्या गवर्नमेंट का टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, गवर्नमेंट। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। एक बात बताओ, एक बैंक भी तो दूसरी बैंक में पैसा डाल सकती है, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये अगर मान लो कहीं से पैसा निकालते हैं तो इस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। कौन कौन? पहला लिखा गवर्नमेंट, दूसरा लिखा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो दैट इज व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। एक बात बताऊं, ये व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या होते हैं कि जो एटीएम कंपनी चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी, जैसे टाटा का एटीएम आपने देखा होगा, टाटा की कोई बैंक तो नहीं है बट टाटा एटीएम चलाती है, एटीएम ऑपरेट करती है, ठीक है, तो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर जो है वो लोग। तो गवर्नमेंट, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। चौथा लिखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस correspondents, business correspondents of bank और कोऑपरेटिव बैंक। तो कहां कहां ये सेक्शन नहीं लगेगी? अगर कैश विड्रॉ करती है गवर्नमेंट, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। और उसके बाद लिखो पांचवा लिखो ऑथोराइज्ड डीलर, डीलर, ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड डीलर एंड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, ऑथोराइज्ड डीलर एंड फुल फ्लैश मनी चेंजर लाइसेंस बाय आरबीआई। ये लोग होते हैं ना जो आरबीआई से फुल फ्लैश ऑथोराइज्ड डीलर, जो मनी चेंजर होते हैं, जो आपके पैसे बदलते हैं डॉलर के बदले रुपीस, तो वो तो कैश विड्रॉ करेंगे ही।
उसके बाद लिखो छठा पॉइंट लिखो, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी जिसको सीआरएस बोलते हैं। ये क्या होते हैं सीआरएस, अभी मैं बताता हूं। एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ एटीएम ऑपरेटर, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ एटीएम ऑपरेटर। एंड लास्ट पॉइंट लिखो, ये सेक्शन और कहां नहीं लगेगी, दैट इज कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट और ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एपीएमसी। पता है एपीएमसी क्या होता है? दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको एपीएमसी बोलते हैं। आजकल आपने वो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, एपीएमसी। कमीशन एजेंट में ब्रोकर, यू कैन से दैट, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं ना मंडियों में काम करते हैं, वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बोला, एक बार इसको कॉपी कर लो, आपका कोई रह गया हो तो मैं एक बार आपको बोल देता हूं। देखो कैश विड्रॉ गवर्नमेंट करती है, ये सेक्शन नहीं लगेगी। बैंक कोऑपरेटिव बैंक पोस्ट ऑफिस करता है, नहीं लगेगी। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर करते हैं, नहीं लगेगी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, देखो मैं एक बार बोल रहा हूं, इधर देखो, कैश विड्रॉ अगर ये लोग करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी, मतलब उनका टीडीएस बैंक नहीं काटेगी। किस किस का? एक तो गवर्नमेंट, अगर मान लो कैश विड्रॉ करती है तो क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। दूसरा बैंक कोऑपरेटिव बैंक पोस्ट ऑफिस, एक बैंक ने दूसरी बैंक में अकाउंट रखा और वो वहां से कैश विड्रॉ करता है, क्या ये सेक्शन लगेगी? आंसर इज नो। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है, क्या उस पर ये सेक्शन लगेगी? आंसर इज नो। व्हाइट लेबल ऑपरेटर मतलब जो एटीएम ऑपरेटर्स रहती है। उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, अगर मान लो कोई बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है करके, ठीक है, और वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, वो अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। ऑथोराइज डीलर और फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस बाय द आरबीआई, जो मनी चेंजर रहते हैं, मनी चेंजर कौन से? जो फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आते हैं। एक बात बताओ, जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया में घूमने आते हैं, तो जब वो घूमने आते हैं तो भैया उनको फॉरेन करेंसी के बदले इंडियन करेंसी चाहिए होती है, तो उनके साथ एक्सचेंज करते हैं। या फिर इंडिया वाले जब बाहर जाते हैं और इंडिया बाहर वाले बाहर जाते हैं और अपने पास फॉरेन करेंसी बच जाती है, तो फॉरेन करेंसी बच जाती है तो हम इन मनी चेंजर के पास से वो फॉरेन करेंसी देके और हम इंडियन करेंसी लेते हैं करके, ठीक है, हम इंडियन करेंसी लेते हैं। तो ऐसा अगर कोई काम करता है मनी चेंजर तो वो कैश विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद ये कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, सीआरएस क्या होता है? सीआर और फिर वो एस है करके, ठीक है, सीआरएस दैट इज कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज। अब एक चीज समझते हैं, ये कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज क्या रहती है? कैश रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है एटीएम में कैश चेंज करना। एक बात बताओ, आपने देखा होगा अपने गांव में कि एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी क्या करती है पता है? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, वो नहीं करके, ठीक है, एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी चारों तरफ से ऐसे पैक रहती है, उसमें एक पुलिस वाला भी रहता है गन के साथ में, और वो क्या करती है? कैश चेंज करती है एटीएम्स का। और आपने देखा होगा बहुत बार गाड़ी, आपने देखा होगा, ऐसा नोटिस किया होगा, एक गाड़ी में से कैश निकाला और वो कैश एचडीएफसी बैंक के एटीएम में डाला और पास में आईसीआईसीआई बैंक था, वही वाली गाड़ी में से उसने आईसीआईसीआई के बैंक में भी पैसा डाला। मींस कैश जो है वो एचडीएफसी बैंक के एटीएम में भी डाला और एज वेल एज द एक्सिस बैंक के एटीएम में भी डाला, एसबीआई में भी डाला। अब आप बोलोगे यार ये गाड़ी किसकी थी? ये तो एक्सिस वालों की थी, तो एक्सिस में डालते, फिर इन्होंने एचडीएफसी के एटीएम में क्यों डाला, इन्होंने एसबीआई के एटीएम में क्यों डाला? ऐसा क्या होता है पता है? इंडिया में ऐसी बहुत सारी कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज काम करती है और वो सब बैंकों के लिए काम करती है। और वो क्या करती है? कैश को चेंज करती है एटीएम में, जो है कैश फिलअप करती है एटीएम में, और वो सब बैंक के लिए काम करती है। तो वो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी जो है, उसने अगर मान लो बैंक से कैश विड्रॉ किया तो क्या उनका टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। एंड लास्ट आपका जो एपीएमसी मंडी है,
दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में जो एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, ट्रेडर होते हैं, जो मंडियों में काम करते हैं, उनको पता है किसानों को पैसा देना पड़ता है कैश में। जो भी एपीएमसी में एजेंट होते हैं उनको किसानों को पैसा, मंडी में जो किसानों को पैसा देना पड़ता है वो किस में देना पड़ता है, आपको कैश में देना पड़ता है। तो जब कैश में देना पड़ता है तो वो एपीएमसी में जो एजेंट है वो अगर मान लो कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलो इस सेक्शन को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या पढ़ाया? 194N। मैंने क्वेश्चंस के बाद सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ाई, 194N, और ये बोलता है कैश विड्रॉल पे टीडीएस। सर पेयर कौन होना चाहिए? कोऑपरेटिव बैंक, बैंक या पोस्ट ऑफिस। पेई कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। रेट क्या है? 2%। अब एक चीज समझना, यहां पे जो टीडीएस है वो टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का एग्रीगेट पेमेंट जो बैंक से कैश विड्रॉ हो रहा है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन बेटा अगर मान लो जो पेई है उसने लास्ट 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किया और उसका मान लो 139(1) में ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस में उसके लिए जो लिमिट है वो 1 करोड़ की जगह 20 लाख होगा। 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ है तो वहां पे आपका टीडीएस 2% कटेगा और 1 करोड़ से ज्यादा पे 5% टीडीएस है वो कट जाएगा। उसके बाद मैंने बताया इसमें एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस कटता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया टीडीएस कहां नहीं कटेगा। तो टीडीएस कहां नहीं कटेगा? अगर पेई है वो गवर्नमेंट है या बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है या व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है या ऑथोराइज्ड डीलर है जो फुल फ्लेज मनी चेंजर्स है, लाइसेंस बाय द आरबीआई, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, जो ये ट्रक वाले जो गाड़ी आती है और कैश चेंज करती है, कैश फिलअप करती है एटीएम में, दैट इज कॉल्ड सीआरएस। तो सीआरएस है तो यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड लास्ट में कमीशन एजेंट है या ट्रेडर है जो एपीएमसी मंडियों में काम करते हैं और वो कैश विड्रॉ करते हैं, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो आज के लिए इतना बहुत है, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आपको जो कराया है वो ढंग से आज रिवाइज करना, और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 6 क्वेश्चंस मैंने आज आपको आईसीआई मटेरियल से करने के लिए बोला है, प्लीज आप जाके और वो क्वेश्चंस करोगे। वो 6 के 6 क्वेश्चंस आप जाके और करोगे और कल मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। मुझे टीडीएस में इसमें एक सेक्शन बची है सिर्फ 194O। तो 194O जो एक सेक्शन है वो मुझे आपको पढ़ानी है और उसके बाद में मैं आपको टीसीएस पे लेके चलूंगा कि ये टीसीएस क्या फंडा होता है। टीसीएस इंटरमीडिएट में ज्यादा पूछते नहीं है, बट अगर मान लो पूछ ले, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट है टीसीएस में और आईसीआई ने भी भर भर के वो अमेंडमेंट्स पूरे आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो अपन है वो टीसीएस करेंगे उसके बाद में। ठीक है, चलो। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। अगले लेक्चर में कल अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लिए इतना बहुत है, प्लीज जितना पढ़ाया वो रिवाइज करके आओगे और जो मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको आईसीआई मॉड्यूल से दिए हैं वो आप करके आओगे। थैंक्स अ लॉट पीपल।